हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 से एसएसटी का चैप्टर नंबर 3, इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया में पहली वॉर हुई थी इंडिपेंडेंस के लिए, वो कैसे हुई थी, किस वजह से हुई थी, हम ये सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Since childhood, we are acquainted with the names of Rani Lakshmibai of Jhansi, मंगल पांडे, तात्या टोपी, नाना साहेब एक्सेट्रा। हम बचपन से ही ये सब नाम सुनते आ रहे हैं, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपी, नाना साहेब एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो हम बचपन से उनके नाम सुनते आ रहे हैं। दे हैव बीन अवर रोल मॉडल सिंस चाइल्डहुड, और वो ही हमारे रोल मॉडल हैं चाइल्डहुड से। This great man fought the first war of independence known as the War of Independence of 1857 AD। इन सब लोगों ने ही इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट वॉर किया था, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 AD के नाम से जाना जाता है। A great challenge was made against the British and the commendable attempt was made to drive them out of India। इन्होंने ब्रिटिश को चैलेंज किया था और उन्होंने ठानी थी कि वो ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकाल देंगे। They sacrificed their lives to shake the British rule and make India independent। उन्होंने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इंडिया को इंडिपेंडेंट देने के लिए ब्रिटिश रूल को हिला दिया, शेक कर दिया। Reasons for the first war of independence of 1857 AD। 1857 AD में जो फर्स्ट वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, उसके क्या रीजंस थे? तो सबसे पहला है पॉलिटिकल रीजंस। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक रीजन फॉर द स्ट्रगल इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो हम अब देखते हैं कि स्ट्रगल की सबसे मेन रीजंस क्या है। सो पहला है पॉलिटिकल रीजंस। तो द मेन रीजंस फॉर द स्ट्रगल वाज टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश पावर इन इंडिया। सो इस स्ट्रगल का सबसे मेन रीज़न है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपनी ब्रिटिश पावर एस्टेब्लिश कर दी थी। द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 AD मार्क द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 AD में, तब से ब्रिटिशर्स ने अपना रूल स्टार्ट कर दिया था इंडिया में। द वेस्ट मैसूर वॉर्स एंड अंडर द एम्पायर ऑफ टीपू सुल्तान। उन्हें मैसूर वॉर्स जीत ली और टीपू सुल्तान के एम्पायर को नष्ट कर दिया। दे एक्सपांडेड देयर एम्पायर बाय डिफीटिंग डच एंड फ्रेंच कंपनीज इन इंडिया। डच और फ्रेंच कंपनीज को भी उन्होंने हरा दिया और अपना जो एम्पायर था वो एक्सपेंड कर दिया। दे डिफीटेड द नवाब ऑफ अवध, द नवाब ऑफ हैदराबाद, द मुगल एम्पर, द नवाब ऑफ बंगाल एंड तांजौर वन बाय वन। उन्होंने सब नवाब ऑफ अवध को, बाद में हैदराबाद के निज़ाम को, मुगल एम्पर को, बंगाल के नवाब को और तांजौर को एक के बाद एक को हरा दिया। दे डिफीटेड द मराठाज ऑल्सो इन द मराठा वॉर। उन्होंने मराठा वॉर में मराठास को भी हरा दिया। By 1818 AD, they had established the political power over whole of India। उन्होंने 1818 AD तक पूरी इंडिया में अपनी पॉलिटिकल पावर को क्या एस्टेब्लिश कर दिया था। ड्यू टू ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, इंडियंस वेर अवे फ्रॉम पॉलिटिकल पावर्स। ब्रिटिशर्स की वजह से इंडियंस जो थे उनको पॉलिटिकल पावर से ब्रिटिशर्स दूर रखते थे। द सर्वाइविंग नेटिव किंगडम्स ऑल्सो एक्सेप्टेड Wellesley's subsidiary alliance system and subjugated their states to the British। कुछ किंगडम्स जो थे उन्होंने वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किया और अपना अपना जो स्टेट है वो ब्रिटिशर्स को दे दिया। अ फॉरेन कंपनी स्टार्टेड रूलिंग इंडिया इंस्टेड ऑफ इंडियंस। इंडिया में इंडियंस की बजाय फॉरेन कंपनी रूल करने लगी। इंडियंस वर एक्सप्लॉइटेड एंड दिस सिचुएशन बिकेम द मेन कॉज ऑफ दिस स्ट्रगल। और ये स्ट्रगल कि ये जो सिचुएशन थी वो मेन कॉज बन गई, मतलब ये सबसे मेन रीज़न बन गई। डलहौजी एनेक्टेड द स्टेट लाइक सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर अवध टू द ब्रिटिश एम्पायर थ्रू द एग्रेसिव डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप्स। उसने डलहौजी ने चीटिंग करके सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर अवध को ब्रिटिश एम्पायर में ले लिया। नॉट ओनली दिस ही स्टॉप द पेंशन टू द पेशवा, नाना साहेब एंड अदर किंग्स। उसने यही नहीं किया, उसने तो नाना साहेब, पेशवा जो थे और दूसरे जो किंग्स थे उनका पेंशन भी स्टॉप करवा दिया।
द लैंड्स ऑफ सर्वल लैंडलॉर्ड्स वर कन्फिस्केटेड, और बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स की जो लैंड्स थे उनको भी हड़प लिया. As a result, all this displeasure led to the first war of independence. और यही सब वजह थी इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट वॉर हुई. जो ये नहीं होता तो हमें अभी तक आज़ादी नहीं मिली होती, और मिलती तो भी बहुत लेट मिलती. अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पर. इंडियंस हैड नो प्लेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस की कोई प्लेस नहीं थी. ओनली इंग्लिश पीपल वर अपॉइंटेड एज ऑफिसर्स ऑन हाई पोस्ट. जो इंग्लिश पीपल्स थे उन्हें ही हाई पोस्ट पे ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया जाता था. सो द एडमिनिस्ट्रेशन एज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश वॉज पेनफुल फॉर द पीपल. इसीलिए ब्रिटिशर्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी वो पीपल्स के लिए कैसे थी, पेनफुल थी. द लेवाइड हैवी टैक्सेस ऑन द कॉमन एंड पुअर पीपल. उन्होंने कॉमन और पुअर पीपल को ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस लगा लिया. रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स विद स्ट्रिक्टनेस. और वो फार्मर्स के साथ बहुत स्ट्रिक्टनेस से रेवेन्यू कलेक्ट करती थी. द जुडिशरी वॉज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड द पुलिस फोर्स वॉज इनएक्टिव. जो जुडिशरी थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी और जो पुलिस फोर्स थी वो बहुत इनएक्टिव थी, मतलब एक्टिव नहीं थी. हम जो पुलिस में शिकायत करें तो वो जल्दी आंसर नहीं देती थी, वैसे उसको हम कहते हैं इनएक्टिव. Moreover, there was a huge difference in the salaries of Indian employees and English employees. और इसके अलावा भी इंडियन एम्प्लॉयज़ और इंग्लिश एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ में बहुत ही डिफरेंस था. हमने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इंडियंस को सिर्फ 7 रुपीज़ पर मंथ मिलते थे, जबकि ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश पीपल्स थे, उनको 150 रुपीज़ 150 रुपीज़ पर मंथ मिलते थे. सो आपको अब पता चल गया है कि कितना डिफरेंस है इन दोनों की सैलरीज में. ऑल दिस मैटर्स फील्डेड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 AD. यही सब मैटर ने इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट वॉर को फ्यूल किया. इकोनॉमिक रीजन्स, अब देखते हैं इकोनॉमिकली रीजन्स हैं. तो पहला है द ब्रिटिश इकोनॉमिकली एक्सप्लोडेड इंडिया टेरिबली. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को पूरी तरह से गरीब बना दिया था. दे डिस्ट्रॉयड इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड. और उन्होंने इंडिया के जो फॉरेन ट्रेड थे उसको भी डिस्ट्रॉय कर लिया था. दे वांटेड टू मेक इंडिया एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अ मार्केट ऑफ फॉर फिनिश्ड गुड्स. वो चाहते थे कि इंडिया एक इंस्टीट्यूशन बन जाए रॉ मटेरियल्स का और फिनिश्ड गुड्स का मार्केट बन जाए. They adopted a policy of compulsory production of goods that were essential for them, such as cotton, indigo, silk, etc. by Indians. और उन्होंने एक पॉलिसी निकाली जिसमें जो फार्मर्स थे उनको कंपलसरी कॉटन, इंडिगो, सिल्क और ये सब जो था वो प्रोडक्शन करना पड़ता था. On the other hand, they created a situation where production of cereals and pulses decreased. और उन्होंने पहली साइड पे ऐसा किया और दूसरी तरफ ऐसा किया कि सीरियल्स और पल्सेस के जो प्रोडक्शन थे उनको डिक्रीज कर दिया. द पेसेंट्री वॉज रेंज ड्यू टू द अनजस्ट कस्टम पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश. पेसेंट्री का मतलब होता है फार्मर्स. तो जो फार्मर्स थे वो रुइंड हो गए, मतलब कि बर्बाद हो गए ब्रिटिशर्स के ऐसी अनजस्ट कस्टम पॉलिसी से. मैनी ऑफ इंडियाज़ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश. इंडिया के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स जो थे जिनको ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. मोreover, frequent droughts in India during that time added to the suffering of the Indian people. और कभी कभी ड्रॉट आए तो इंडियन के जो पीपल्स थे उनको बहुत सफ़र करना पड़ता था. मिलियंस ऑफ इंडियंस लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू द फूड शॉर्टेज. और बहुत सारे इंडियंस ने अपनी जान गंवा दी. क्यों? क्योंकि उनको फूड नहीं मिलता था, फूड शॉर्टेज होता था. इंडियाज़ क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, रूरल इंडस्ट्रीज़, हैंडीक्राफ्ट आल्सो डिस्ट्रॉयड. और इसकी वजह से इंडिया की जो क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, रूरल इंडस्ट्रीज़ और हैंडीक्राफ्ट जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए. When the War of Independence of 1857 AD took place along with the kings and landlords, the peasants and artisans also took part in the First War of Independence at a
वेरी लार्ज स्केल। और जब ये इंडिपेंडेंस का वॉर हुआ 1857-80 में, तब सिर्फ किंग्स और लैंडलॉर्ड्स ही नहीं थे, उनके साथ पीसेंट्स मतलब फार्मर्स और आर्टिसंस जो थे वो भी इस इंडिपेंडेंस के वॉर में उन्होंने एक पार्ट लिया था। और आते हैं सोशल रिलीजियस रीजन्स पर। सो द ब्रिटिश ऑल्सो इंटरफियर्ड इन द सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स बाय ऑफ द इंडियंस। इंडियंस के सोशल और रिलीजियस मैटर्स में भी अब तो ब्रिटिश इंटरफियर करने लगे थे। क्रिश्चियन पास्टर्स मेड ग्रेट एफर्ट टू कन्वर्ट हिंदू एंड मुस्लिम्स टू डू क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। अब जो क्रिश्चियन पास्टर्स थी, मतलब कि पास्टर का मतलब होता है कि साधु संत हम जिसको कहते हैं, और क्रिश्चियन में जो फादर्स थे, सिस्टर्स थे, नन थे, वो सब उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदूज़ और मुस्लिम को इंडिया में क्रिश्चियन बना दिया था। दे हैड द प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और वही गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन थे। इन 1850 AD द ब्रिटिश इनेक्टेड अ लॉ सेटिंग दैट द हिंदूज़ और द मुस्लिम्स हु बिकेम क्रिश्चियन कुड गेट अ शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और 1850 AD में, जस्ट मिनट, 1850 AD में ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया जिसमें ऐसा था कि जो हिंदू और मुस्लिम क्रिश्चियन बनेगा उसको अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब कि अपने वारसे में जो हमें प्रॉपर्टी मिलती है, पूर्वजों से हमें जो प्रॉपर्टी मिलती है उसमें से उनको शेयर मिलेगा। मतलब कि उनके हाफ पार्ट होगा तो उनको हाफ पार्ट मिलेगा, और हाफ पार्ट ब्रिटिशर्स का होगा, वैसे उन्हें मिलेगा। सो दिस स्ट्रेंथेन द सस्पिशंस ऑफ द हिंदूज, और इसी ने जो हिंदूज थे उनके सस्पिशंस को बढ़ा दिया। द ब्रिटिश ऑफन ट्रीटेड द इंडियंस विद कंटेम्प्ट, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें वो इंडियंस के साथ कैसे ट्रीट करते थे, बहुत गंदा व्यवहार जिसको हम कहते हैं वैसे ट्रीट करते थे। दे बिलीव दैट द इंडियंस वेर डर्टी, डिसीज्ड एंड इन्फीरियर वाइल द वाइट पीपल हैड कम टू रूल ओवर दैम। वो मानते थे कि जो इंडियंस थे वो बहुत डर्टी थे, डिसीज्ड थे, मतलब उनको बहुत सारी डिजीज होती थी और बहुत गंदे होते थे। पर जब वाइट पीपल जो थे वो इन सब पे रूल करने आए हैं, वैसा वो मानते थे। दे डिड नॉट हैव एनी सोशल डीलिंग्स विद द इंडियंस, पर उनको इंडियंस के साथ कोई सोशल डीलिंग्स नहीं थी। देयर होम्स वर ऑल्सो सेपरेट, और इन सब के होम्स भी कैसे थे, सेपरेट थी। दे ऑल्सो लेवाइड टैक्सेस ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ टेम्पल्स एंड मॉस्क। उन्होंने टेम्पल्स और मॉस्क में जाने वाले लोगों पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। Due to such religious and social discrimination, the Indian people had a feeling of resentment and hatred towards the British. इसी की वजह से, ये रिलीजियस और सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इंडियन पीपल जो थे वो रिसेंटमेंट, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन पे गुस्सा हो रहे थे और उनको हेट करने लगे थे। आते हैं मिलिट्री रीज़न पर। सो दिस वॉर ऑफ, ये जो मिलिट्री रीज़न है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इसकी शॉर्ट नोट भी आगे आ सकती हैं कि इसमें जो सिपॉइस थे उनको काऊ और पिग का जो फैट था वो यूज़ करना पड़ता था। इसके लिए ये इंडिपेंडेंस का वॉर हुआ। आपको ये शॉर्ट नोट आ सकती है, ये मोस्ट IMP है। So this war of independence of India was first fought by the Indian soldiers। जैसे कि मैंने आपको पहले अभी कहा कि ये जो फर्स्ट वॉर था इंडिया का वो किसने पहले लड़ा था, इंडियन सोल्जर्स ने। In this war, this was due to the exploitative policy of the British with the Indian troops। ट्रूप्स का मतलब है जो सैनिकों की टुकड़ी होती है उनको कहते हैं। ये इसीलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडियन ट्रूप्स के साथ क्या किया था, एक पॉलिसी खेली थी। डिस्पाइट the rigorous military service, the salaries and facility of the Indian soldiers were extremely meagre। अब जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी सैलरीज और फैसिलिटीज़ बहुत ही कम थी कंपेयर टू द ब्रिटिशर्स एंड इंग्लिश सोल्जर्स। नो इंडियन सोल्जर कुड अटेन अ हाई रैंक देन अ सूबेदार। सूबेदार से आगे कोई इंडियन सोल्जर नहीं जा सकता था, हाई पोजीशन पे मतलब कोई नहीं जा सकता था। बाद में वो पॉलिटिकल रीज़न हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हो, इकोनॉमिक रीज़न हो या कोई भी रीज़न हो, इंडियंस को हमेशा
कम पोस्ट पे, लो पोस्ट पे ही रखते थे। Moreover, the British did not have any social dealings with Indian soldiers. Indian soldiers were banned from wearing turbans, tilak and beards. तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको इंडियन सोल्जर्स के साथ कोई सोशल डीलिंग्स नहीं थी, पर उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को ऊपर बैन लगा लिया कि उनको टर्बन का मतलब होता है जो हम पगड़ी पहनते हैं इंडियन लोग, वो तो उनको पगड़ी नहीं पहननी, तिलक नहीं करना, मतलब बियर्ड का मतलब है दाढ़ी मूछ रखना, तो वैसा भी नहीं करना, इन सब के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया। Moreover, Indian soldiers had to guarantee to go overseas against their religious sentiment, और इंडियन सोल्जर्स जो थे उनको अपनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स के ओवरसी मतलब अगेंस्ट नहीं जाना था। ऑल दिस रीज़न इनसाइटेड द इंडियन ट्रूप्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, और यही सब रीजंस ने इंडियन ट्रूप्स को ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। और इमीडिएट रीज़न आपको खास करना है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मिलिट्री रीज़न और इमीडिएट रीज़न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। So, one of the immediate cause of the 1857 AD War of Independence was the cartridges with fat. So, इस वॉर का जो इंडिपेंडेंस के लिए हुई थी 1857 AD में, उसका सबसे इमीडिएट कॉज क्या था कि जो कार्ट्रिजेस होती है उसको फैट की थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू यूज़ अ न्यू एनफील्ड राइफल इंस्टेड ऑफ द ओल्ड ब्राउन बेस राइफल फॉर सोल्जर्स। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने डिसाइड किया कि सोल्जर्स, बाद में वो चाहे इंग्लिश हो या इंडियन हो, उनको ब्राउन बेस राइफल की जगह पर न्यू एनफील्ड राइफल यूज़ करनी है। आप यहाँ पर पिक्स देख सकते हैं कि ब्राउन बेस राइफल कैसे और न्यू एनफील्ड राइफल कैसी है। The cap on the top of this rifle cartridges had to be broken with teeth. Cartridges का मतलब होता है जो काऊ और पिग का जो मांस होता है, मसल्स जिसको हम कहते हैं, वो हमें अपने दांत से तोड़कर इस राइफल की कैप में डालना होता है। इन जनवरी 1857 AD there was a rumor among the Indian troops stationed in Bengal that cow and pig fat was used in the cap attached to these cartridges. So 1857 AD की जनवरी में ऐसा एक र्यूमर हुआ था, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि एक आतंक जैसा कुछ बोलते हैं, वैसा हुआ था। हड़ताल हुई थी सोल्जर्स की कि हम ऐसा सब यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियंस के लिए, हिंदूज़ के लिए काऊ जो होती है वो क्या कहलाते हैं, एक सैक्रेड होली एनिमल कहलाती है, एक सैक्रेड कहलाती है। और मुस्लिम के लिए जो पिग होता है उसका नाम लेना प्रोहिबिटन होता है। सो इस रीज़न की वजह से ये सब हुआ था। अब देखते हैं कि soldiers of both Hindu and Muslim faith were outraged by this, और इसीलिए हिंदू और मुस्लिम के जो फेथ थे वो इसकी वजह से क्या हो रहे थे, धर्म भ्रष्ट हो रहा था। इसकी वजह से यहाँ पर आपको दे रखा है, बिकॉज द काउ वॉज सेपरेटेड टू द हिंदूज वेल द पॉक वॉज फॉरबिडन फॉर द मुस्लिम्स, क्योंकि काउ जो है वो हिंदूज की पवित्र प्राणी जिसको हम कहते हैं वो है, और मुस्लिम्स के लिए पिग को नाम लेना, पिग का नाम लेना फोरबिडन कहलाता है। If they had to put it in the mouth, if it would be apostasy, धर्म भ्रष्ट become unholy, और इसको ही वो जो अपने माउथ में डालेंगे तो क्या होगा, वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और वो अपवित्र हो जाएंगे। The spies refused to use these cartridges and started the war of independence, और सिपाही जो थे उन्होंने ये कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से रिफ्यूज़ कर दिया और इंडिपेंडेंस की वॉर शुरू हो गई। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस दिस वाज नॉट जस्ट ए र्यूमर, और थोड़े सम हिस्टोरियंस की वजह इसको कहते हैं कि सब हिस्टोरियन जो होते हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ र्यूमर नहीं था। The beginning and development of the beginning and development of the War of Independence. On March 29, 1857, the sepoys of the Barakpur camp in Bengal refused to use these cartridges with animal fat.
29 मार्च 1857 में जो बरकपुर की जो सिपाही थे बंगाल में, उन्होंने ये जो एनिमल फैट की वजह से जो कार्ट्रिजेस हमें यूज़ करना पड़ रहा था वो यूज़ करने से मना कर दिया। द ब्रिटिश ऑफिसर ऑर्डर देम नॉट टू प्रोटेस्ट बट मंगल पांडे केम अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर मेजर ह्यूसन। ब्रिटिश ऑफिसर जो थे उन्होंने कहा कि आप हमारा विरोध मत करो, पर जो मंगल पांडे था उन्होंने ब्रिटिश के ऑफिसर जो था मेजर ह्यूसन उसके अगेंस्ट गया। ह्यूसन ऑर्डर टू अरेस्ट हिम, और ह्यूसन जो था उसने ऑर्डर दिया कि वो मंगल पांडे को अरेस्ट कर दे। मंगल पांडे शॉट हिम एंड थर्सडे वॉज किल्ड। मंगल पांडे जो था उसने ह्यूसन को शॉट किया, मतलब शूट कर दिया, और ह्यूसन मर गया। ही ऑल्सो किल्ड लेफ्टिनेंट बग, और उसने तो लेफ्टिनेंट बग को भी मार डाला था। मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड ऑन अप्रैल 8, 1857, और इसी की वजह से उसने 2 ब्रिटिश ऑफिसर की जान ली थी, इसीलिए मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और अप्रैल 8, 1857 में उसको फांसी की सज़ा हो गई। मंगल पांडे was the first martyr of the 1857 War of Independence, और मंगल पांडे ही पहला एक मार्टर था जिसने ये वॉर तो जो थी इंडिपेंडेंस के लिए वो रची थी। सो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ऑन मार्च 29, 1857 जो डेट्स होती है वो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। और दूसरा है कि मंगल पांडे केम अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर मेजर ह्यूसन। Hewson ordered to arrest him. Mangal Pandey shot him and thus was killed. He also killed Lieutenant Bug, and Mangal Pandey was arrested on April 8 and was arrested and hanged on April 8, 1857. ये जो डेट है 1857 अप्रैल 8 वो ये आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखते हैं क्योंकि वो क्या है IMP है। So, however, the real beginning of the war of independence took place on May 10, 1857 in Meerut as Indian soldiers refused to use cartridges. और वॉर की रियल शुरुआत तो तब हुई कि जब मई 10, 1857 को मीरठ में इंडियन सोल्जर्स जो थे उन्होंने कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से इनकार कर दिया। दे वर इम्प्रिजन्ड, वो क्या हो गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया सबको। सो अदर सोल्जर्स रिवॉल्टेड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर, जो मीरठ के जो सोल्जर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, इसीलिए जो दूसरे सोल्जर्स थे उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर हल्ला बोल दिया, मतलब कि ब्रिटिश ऑफिसर को मार डाला और इसका रिवोल्ट शुरू किया। दिस रेस्क्यूड देयर कॉमरेड्स एंड स्टार्टेड अ बिग वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसी ने क्या किया, जो दूसरे सोल्जर्स जो अरेस्ट हो गए थे उनको छुड़ा लिया और इंडिपेंडेंस के वॉर की बड़ी शुरुआत की। द नेक्स्ट डे दे मार्च्ड फ्रॉम मीरठ टू द दिल्ली, और दूसरे ही दिन उन्होंने मीरठ से दिल्ली में मार्च किया। द सिपाहीज किल्ड मैनी ब्रिटिश ऑफिसर इन दिल्ली एंड कॉन्क्वर्ड दिल्ली, और जो सिपाहीज थे उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर जो दिल्ली में थे उनको मार दिया और दिल्ली को कॉन्क्वर कर दिया। दिल्ली नाउ बिकेम द मेन सेंटर ऑफ द स्ट्रगल, और अब दिल्ली क्या बन गया है, स्ट्रगल का मेन सेंटर बन गया है। दे प्रोक्लेम्ड द मुगल एम्परर बहादुर शाह टू द एम्परर ऑफ इंडिया, और उन्होंने जो दिल्ली का राजा था, मुगल एम्परर था दिल्ली का, बहादुर शाह टू, उसको इंडिया का एम्परर घोषित कर दिया। प्रोक्लेम करना मतलब घोषित करना। यहाँ तक हमने देखा पार्ट 1। अब यहाँ से दिस द एनिमेंट द लीडर्स एंड प्लेसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से हम देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू।